बिहार में आखिरकार चल क्या रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो गई, 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच में बिहार में जो चल रहा है उसको गौर से देखने की जरूरत है। एक मुद्दा है बिहार के अंदर कानून व्यवस्था का, जिस पर खुद भाजपा के अपने सहयोगी वो नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान ने खुल्लम खुल्ला ट्वीट कर दिया, और चिराग पासवान के ट्वीट का मतलब यह है कि नीतीश कुमार पर तीर कमान चलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे वीडियो निकल करके सामने आ रहे हैं, हालांकि मैं केवल वही कोट कर रहा हूं आपके सामने जो ऑथेंटिकेट हैं। बहुत सारे वीडियो निकल करके सामने आ रहे हैं, लोग बहुत सारे अपनी तरफ से वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। चूंकि ये मामला चुनाव आयोग का है, इसलिए मैं इधर उधर के वीडियो ट्वीट जो हैं वो आपके सामने नहीं रख सकता हूं। जो ऑथेंटिकेट हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। न्यूज़ 24 उसमें एक प्रोग्राम आता है, माहौल क्या है, राजीव रंजन वो प्रोग्राम करते हैं, आप जानते होंगे। अब उसमें उन्होंने एक बीएलओ से बात की, बूथ लेवल अफसर, उससे बात की, और उस बीएलओ से जब वो बात कर रहे थे, उसमें एक मुस्लिम है बीएलओ, कोई भी हो सकता है बीएलओ। अब जाहिर सी बात है, जब आप 77,000 बीएलओ रख रहे हैं, बिहार में बहुत बड़ी आबादी वो मुसलमानों की है, तो सारे तो बीएलओ ऐसा नहीं होंगे कि भाई हिंदू धर्म से हों या दूसरे पर्टिकुलर किसी धर्म से हो, मुसलमान भी होंगे। एक बीएलओ से बात की, और बीएलओ जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि मैंने बाकायदा अपने पास में रिकॉर्डिंग रखी हुई है। किस बात की रिकॉर्डिंग? इस बात की रिकॉर्डिंग कि ऊपर से मुझे आदेश आया, फोन आया मैडम का, और ऊपर से जो मैडम का फोन आया, उस फोन में कहा कि आप इधर उधर जाना, फील्ड में जाना बंद करिए, घर में बैठिए और घर में बैठ करके फॉर्म भर दीजिए। अब बताइए कितनी बड़ी बात। मगर जानते हैं बीएलओ ही सबसे छोटी कड़ी है, सारा कानून का शिकंजा भी इसी पर चलता है, सारा डिसिप्लिन भी इसी पर चलता है। जी। कल को हो सकता है आपको कहने लगे कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया। इसीलिए तो रिकॉर्डिंग रखे हुए ना। हाँ, इसीलिए रिकॉर्डिंग रखे हुए ना, ऑफिस से यही निर्देश था। रिकॉर्डिंग में है जी, मैडम वहाँ से बोल रही हैं कि आप फील्ड घूमना छोड़िए और रूम में बैठ के आप बस सब फॉर्म फिलअप कीजिए। और अगर यही सब कुछ हो रहा है तो इतना पैसा किस बात के लिए लगाया गया? चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि भाई हम एक्स्ट्रा 6-6 हजार रुपए दे रहे हैं बीएलओ को, और ये 6-6 हजार रुपए 77,000 बीएलओ के हिसाब से 40 करोड़ रुपए हो जाता है। तो भाई ये एक्स्ट्रा जो 6-6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, ये किस बात के लिए 40 करोड़ रुपए? और ये केवल 40 करोड़ रुपए नहीं है, ये मामला तो कई करोड़ों रुपए का है, कई 100 करोड़ रुपए का मामला है। तो आपको हासिल क्या हो रहा है जब आपको ये खाना पूर्ति ही करनी? पहले कहा गया कि आधार इसमें मान्य नहीं है, वोटर कार्ड वो मान्य नहीं है, पहचान कार्ड वो मान्य, आपका राशन कार्ड वो मान्य नहीं है, और अब कहा जा रहा है कि फोटो नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आदमी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। बीएलओ बता रहे हैं इस बात को। घर में बैठ करके जब फॉर्म भरना है तो फिर क्या ही कहा जाए। और बड़ी बात यह है, जो अभियान चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किया गया, मतलब वैसे तो 24 जून को इसकी शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन 28 जून से जो है इस पर काम करना शुरू किया गया, और अब 12-13 तारीख तक का जो आंकड़ा आया है, 12 तारीख तक, 11-12 तारीख तक का जो आंकड़ा निकल करके सामने आया है, उसमें बताया गया है कि करीब करीब 80% काम, 80% फॉर्म भर लिए गए। बताइए आप, 80% फॉर्म भर लिए गए। तो क्या यह मामला नोटबंदी की तरीके से होने वाला है? जैसे नोटबंदी में हुआ था कि ये हवा बनाई गई थी कि इतना काला धन आएगा, लोगों का काला धन आएगा, बड़े बड़े धन्ना सेठ का काला धन आएगा, जिसने गद्दों के नीचे, बेड में, अलमारी में, दीवारों के अंदर पैसा रखा हुआ है, वो सारा काला धन निकल करके सामने आएगा। लोगों को लगने लगा कि 15-15 लाख रुपए भी आ जाएंगे अब तो। लेकिन बाद में खुद आरबीआई की रिपोर्ट आई, और आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि जितना पैसा मार्केट के अंदर था, तकरीबन सारा पैसा वापसी आ गया। मतलब जिसको आप काला धन मान करके बैठे थे वो तो कुछ मिला ही नहीं। तो क्या नोटबंदी के तरीके से, जो सबसे बड़ा मोदी जी का प्रोजेक्ट था, हालांकि उस पर आप मोदी जी बात नहीं करते हैं कि नोटबंदी क्या वैसे ही कुछ हस्र इसका भी होने वाला है, या फिर असल खेल इसमें बाकी है? देखिए चुनाव आयोग क्या कह रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने बिहार के लगभग सभी मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया और बिहार के 80% मतदाताओं ने पहले ही अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिया है। ईसीआई नेट ने नया वेरिफिकेशन मॉडल पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। ये निर्वाचन आयोग की स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, निर्वाचन आयोग का बयान जो है मैं आपको बता रहा हूं। निर्वाचन आयोग खुद कह रहा है कि 80% हम लोगों ने इस पर काम कंप्लीट कर लिया है। ये 12 जुलाई का आंकड़ा है, मतलब हो सकता है कि अभी जब आप ये खबर पढ़ रहे होंगे तो और ज़्यादा 85%, 86% या पता नहीं कितना, इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि काम टारगेट पूरा हो जाए। तो ये टारगेट घर पर बैठ करके पूरा किया जा रहा है, और अगर ऐसे टारगेट पूरा किया जा रहा है तब तो कुछ हजार आदमी ही लगेंगे, बस 1000-2000 आदमी लगेंगे और वो आसानी से 2-4 दिन के अंदर 8 करोड़ लोगों के फार्म भर करके दे सकते हैं। ये तो मतलब कुछ ऐसे ही हो गया जैसे कि हम लोग पहले देखते थे कि स्कूल खुलने वाले हैं 1 जुलाई को, गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई और अब स्कूल का काम पूरा नहीं हुआ, सारा जो छुट्टी थी वो मौज मस्ती में निकाल दी। तो अब क्या किया जाए? तो अब ये किया जाए कि 1-2 दिन तक लगातार पूरे दिन बैठ करके, रात को भी जग करके और रगड़ दी जाए कॉपी, बस। तो ये वही रगड़ने वाला काम है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, आप एक पत्रकार हैं, लेखक हैं, पीयूष मित्र, उनकी जुबानी सुनिए, उन्होंने खुद खुलासा किया। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई बीएलओ इस बात को कह रहा है या आम आदमी जो बात कह रहे हैं वो कहीं पर हवा में, जमीन पर है ही नहीं, हवा में है। पीयूष मित्र ने एक लंबे चौड़े जो है वो ट्वीट किया है, उसके बाद में उन्होंने अपनी पूरी सच्चाई सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर पर 2 दिन पहले यह फॉर्म कोई दे करके गया था और आज भरा हुआ फार्म जब वो वापस लेने के लिए आया, जब वह फार्म देने आया था तब घर पर कोई नहीं था। आज जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे उनका परिचय पूछा। उसने बताया कि वह वार्ड मेंबर का सहयोगी है। मैंने बीएलओ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बीएलओ वार्ड मेंबर के ऑफिस में बैठा हुआ है, उसे फार्म बांटने के लिए और वापस लाने के लिए उस लड़के को जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए, पहले तो यह प्री फिल्ड फॉर्म नहीं है, जबकि आयोग द्वारा कहा गया था कि फॉर्म प्री फिल्ड होगा। दूसरा, बीएलओ वो खुद घर घर नहीं जा रहा है, बल्कि वार्ड मेंबर के ऑफिस में बैठ करके उसके स्टाफ से सारा काम करवा रहा है। तीसरा, मैंने उस लड़के से पावती के बारे में पूछा तो उसने इसमें अनभिज्ञता जाहिर की। अगर कल को मेरा नाम हटा दिया जाए यह कहते हुए कि मैंने फार्म नहीं भरा था तो मैं कैसे दावा करूंगा। मैंने उनसे बीएलओ का नंबर मांगा तो उसने बताया कि उसके पास में नंबर भी नहीं है। कुल मिलाकर के पूरे बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर यही चल रहा है। अब समझिए जरा आसान भाषा में क्या हो रहा है। पीयूष मित्र, ये पत्रकार लेखक, वो बता रहे हैं कि कोई आदमी आता है, वो मेरे घर पर फार्म डाल करके चला जाता है। मैं उस वक्त में घर पर नहीं था। आज जब वो फार्म वापस लेने के लिए आया तो उस वक्त में मैं घर पर था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आप भर करके दे दीजिए। तो चुनाव आयोग तो कह रहा था कि पहले से भरा हुआ फार्म मिलेगा, तो वो फार्म भरा हुआ नहीं मिला। दूसरी बात, वो कह रहे कि बीएलओ कहाँ है, काम तो बीएलओ को करना था। तो कह रहे बीएलओ तो भैया वार्ड के जो वार्ड मेंबर है उसके दफ्तर में बैठा हुआ है। तो मतलब बीएलओ जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में बैठे रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उसके कार्यकर्ता, वो घूम घूम करके इलाकों से फार्म लेकर के आएंगे और वो यही कहेंगे देखो वोट हम बनवा रहे हैं, वोट हमको देना। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करिए, फार्म भर करके मैं दे रहा हूं आपको और इसके बदले में आप मुझे रिसिप्ट दे दीजिए। अब वो अगर बीएलओ होता तो बीएलओ से ये काम करते। तो वो कह रहा कि लड़का रिसिप्ट मैं नहीं दे सकता हूं, मैं तो केवल फार्म लेने के लिए आया हूं। बीएलओ का नंबर मांगा तो बीएलओ का नंबर नहीं। अब आप ये बताइए कि कैसे तय होगा ये 80% जो काम हुआ है या टारगेट हुआ है वो सही हुआ है। ऐसे तो आप कल को 100% कर लीजिए, 110% कर लीजिए, और फिर कैसे तय होगा? क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है इतनी भागदौड़ में कि सुप्रीम कोर्ट को बताना है 28 तारीख को कि हमने तो सारा काम पूरा कर लिया है, हमने 100% काम भी पूरा कर लिया है, आपत्ति भी ले ली है, सब कुछ ले लिया है, सब कुछ ठीक है। तो क्या वहां पर अपनी साख बचाने के लिए, नाक बचाने के लिए सारा खेल किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है? सवाल बहुत सारे हैं। एक तरफ ये बड़ा मुद्दा है जिसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है, और दूसरी तरफ बिहार में उसी के सहयोगी, सरकार के ही सहयोगी बिहार की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये ट्वीट देखिए, बिहार में
सहयोगी पार्टी चिराग पासवान ने ट्वीट करके कहा कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। अब बताइए आप, अपने ही लोग जो है वो यहां पर निशाना साध रहे हैं। तीर का निशान है नीतीश कुमार का, लेकिन ये तीर जो है सबसे ज्यादा इस वक्त में नीतीश कुमार पर चल रहे हैं। वोट के तौर पर नहीं, सपोर्ट के तौर पर नहीं, निशाने के तौर पर तीर चल रहे हैं, और निशाना नीतीश कुमार है। तो क्या नीतीश कुमार को इस बार भीष्म पितामह की तरह से तीर चला चला करके सैया पर लेटा दिया जाएगा? और नीतीश कुमार जैसे भीष्म पितामह का रोल रहा था, क्या उसी रोल में, यानी बस निंद्रा की मुद्रा में सोते हुए नीतीश कुमार इस पूरे चुनाव में हमको दिखाई देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, उसका क्या असर होगा, किस तरीके से होगा? क्या विपक्ष जो बात कह रहा है कि गरीब गुरबा का वोट काटा जा रहा है, अगर ये बात सच है तो इसकी चपेट में नीतीश कुमार भी आएंगे। नीतीश कुमार, उनका जो पर्टिकुलर कोर वोट बैंक है वो भी गरीब गुरबा है। तो फिर क्या नीतीश कुमार का भी पत्ता साफ हो जाएगा? तो ये सारे सवाल जो हैं वो इस वक्त में बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कानून व्यवस्था के नाम पर इस वक्त में सरकार लचर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार निशाने पर है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के पास में है, वही जो है वो पुलिस विभाग का काम देखते हैं, मंत्रालय उन्हीं के पास में है। और इसके साथ में एक दूसरा देखिए आप, जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट किया। जीतन राम मांझी ट्वीट करके लिखते हैं कि अपराध करवाएं राजद वाले, तोहमत लगे सरकार पर, वारे गठबंधन धर्म। हमारे यहां पर एक कहावत है, गुड़ खाते हैं और गुड़ अम्मे से परहेज है, यह ठीक नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, अब बिहार के मुख्यमंत्री निवास में माफियाओं की खातिरदारी नहीं होती है, बल्कि उन माफियाओं को ठोक दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वालों को यह बात समझनी चाहिए। और इसमें चिराग पासवान को भी ट्वीट में टैग किया गया है। तो यहां पर जीतन राम मांझी वो अलग से जो है वो चिराग पासवान पर इस वक्त में तीर चला रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर तीर चल रहे हैं। इनकी आपस में ये है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कितना सीट जो लेगा। हालांकि सीटों को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीजेपी को उतनी सीट मिल पाएंगी जितनी वो चाहती है। क्या नीतीश कुमार थोड़ा चूड़ी टाइट करेंगे चुनाव आते आते और वो उतनी सीट लेंगे जितनी सीट वो चाहते हैं? क्या चिराग पासवान वो उतनी सीटें लेंगे जितनी सीट वो चाहते हैं? मांझी का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, बाकी सबका क्या होगा? ये अपने आप में भी सवाल है। कुल मिलाकर के इस वक्त में जो स्थिति दिखाई दे रही है बिहार के अंदर, वो साफ नहीं है। और ऐसे में विपक्ष की आप बात छोड़ दीजिए, सरकार के अंदर इस वक्त में बड़ी उलझन भरी स्थिति दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिरकार बिहार में ऐसी स्थिति में राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा? नरेंद्र मोदी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है? बाकी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी वो क्या सोच रहे हैं? उधर तेजस्वी यादव, जाहिर सी बात है जमीन पर जो कुछ हो रहा है उसको भांप रहे होंगे, और उनको पता है ये चुनाव उनके लिए भी करो या मरो का चुनाव है। तो वो कैसे इसको टैकल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट वो इस मुद्दे पर निर्णायक कोई फैसला देगा भी, या जो अभी सुनवाई होनी 28 अप्रैल को, अब 28 जुलाई को, वो 28 जुलाई की सुनवाई में बस यूं ही सब कुछ हो जाएगा? सवाल इस बात का भी है। तो बिहार आसान तो नहीं है, और बिहार कभी आसान रहा भी नहीं। और बिहार राजनीतिक तौर पर, बिहार में बिहारी जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर समझ वाले आदमी हैं, वो भी सब चीज़ों को भांप रहे हैं, वो भी सब चीज़ों को तोल रहे हैं। तो अब देखना यही है कि बिहार में आखिरकार राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।